क्लास 10 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। सत्ता की साझेदारी। इस लेसन को हम लोग एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से और मेन पॉइंट्स को हाइलाइट्स करने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिससे कि आपकी समझ और बेहतर हो तथा जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। दरअसल जब राजतंत्र था तो सत्ता का सेंटर एक ही हुआ करता था, राजा। वहीं से पूरी सत्ता निकलती थी। राजा का वचन ही कानून था, उसी का पालन होता था, राजा ही न्याय भी करता था। किंतु जब देशों ने राजतंत्र को हटाया अपने यहाँ से और लोकतंत्र को लागू किया, प्रजातंत्र को लागू किया, तो सत्ता की शक्ति को डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया, उसको अलग अलग जगहों पर किया गया। तो 3 जगह पर उसको किया गया। 3 प्रकार से सत्ता का विभाजन, 3 शक्तियों को 3 जगह पे रखा गया। जैसे कार्य करने की शक्ति कार्यपालिका कहलाई, कानून बनाने की शक्ति विधायिका कहलाई और न्याय करने की शक्ति न्यायपालिका कहलाई। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस तरह से सत्ता को जो है शेयर किया गया। इस लेसन में, इस संदर्भ में बहुत सी बातें आएंगी। 2 एग्जाम्पल्स भी हैं 2 देशों के, बेल्जियम और श्रीलंका, कि वहाँ पे सत्ता की साझेदारी को लेकर के किस तरह से काम किया गया, क्या समझदारी का परिचय दिया गया, या जहाँ समझदारी का परिचय नहीं दिया गया वहाँ क्या हुआ। तो बेल्जियम और श्रीलंका ये 2 देश हैं। एक देश है बेल्जियम जो यूरोप का देश है, इसकी सीमा पर जो देश हैं वो हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, और इसकी आबादी भी कम है। तो ये देश जो है, इसकी जातीय बुनावट थोड़ी जटिल है और जातीय बुनावट को भी समझना जरूरी है। जातीय बुनावट में अगर हम देखें पूरे बेल्जियम को, तो 59% हिस्सा जो है वो डच भाषी लोगों का है, डच बोलने वाले लोगों का है। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 1% लोग हैं जो कि जर्मन बोलते हैं। ये तो बात है पूरे बेल्जियम की, संपूर्ण बेल्जियम की। प्रॉपर अगर बेल्जियम की राजधानी को देखते हैं, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स, तो ब्रसल्स का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग है। ब्रसल्स में आपने यहाँ देखा पूरे बेल्जियम में डच भाषी लोग अधिक हैं, 59% हैं, और फ्रेंच भाषी लोग कम हैं, 40% हैं पूरे बेल्जियम में। जबकि ब्रसल्स की स्थिति ये है कि वहाँ पे फ्रेंच भाषी लोगों का परसेंटेज अधिक है, 80% है, और 20% हैं डच बोलने वाले लोग। समझ रहे हैं बात? यानी राजधानी में अगर हम देखें तो फ्रेंच भाषी लोगों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 80% है। तो इस तरह से बेल्जियम के जातीय बुनावट का एक परिचय आपको मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें बेल्जियम के संबंध में। ये जो फ्रेंच लोग अल्पसंख्यक दिख रहे हैं पूरे बेल्जियम के आधार पर 40%, ये लोग समृद्ध थे, ताकतवर थे, राजनैतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध थे। इसीलिए तो राजधानी में इनका परसेंटेज अधिक है, 80% है। इस बात को लेकर के अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि भाई डचों के मन में, जो कि बहुसंख्यक थे बेल्जियम में, डचों के मन में किस बात को लेकर असंतोष था? ठीक है, डचों में, डच भाषी लोगों में किस बात को लेकर नाराजगी थी? तो नाराजगी इसी बात की थी
कि हम बहुसंख्यक होते हुए भी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी आर्थिक, राजनैतिक रूप से सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं। नाराजगी का कारण ये था, इस बात को समझिएगा। तो फिर इन लोगों ने उसका समाधान किया। जो समाधान आगे मिलेगा, अभी आपको दो चीज़ मिली है कि बेल्जियम की जातीय बुनावट क्या थी, और बेल्जियम जो है डच भाषी लोगों में असंतोष क्यों था, असंतोष का कारण क्यों था। तो फिर और चीज़ें देख लेते हैं, या बेल्जियम की पूरी स्थिति को पहले एक बार हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके चलते 1950 टू 1960 के अंतर्गत तनाव भी बढ़ा, टकराव हुआ, तो ये एक समस्या थी, इसका समाधान करना था। बेल्जियम ने इस समस्या का समाधान कैसे किया, आइए इसको देख लेते हैं, तब फिर आते हैं दूसरे मुद्दे पर, ठीक है। तो बेल्जियम ने इस समस्या का समाधान किस तरह से किया, तो आइए इसको देख लेते हैं अभी, तो फिर हम बात करते हैं। एक मिनट। बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया। अपने यहाँ के जातीय तनाव को, जातीय संघर्ष को खत्म करने के लिए बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया और एक नया बेल्जियम मॉडल लागू किया, और उसने जो है उस बेल्जियम मॉडल के आधार पर अपने देश के जातीय तनाव को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उसने पहली चीज़ तो अपने यहाँ के इस विवाद को समझ लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ ये विवाद है, इसे हल करना है। उसके बाद 1970 टू 1993 के बीच में उसने 4 संशोधन किए अपने संविधान में, और जो है उसने एक बहुत ही कल्पनाशील व्यवस्था लागू की जो कि किसी अन्य और देश में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से उसने जो व्यवस्था लागू की, नई व्यवस्था, वो ये नीचे है। यहाँ पे पहली चीज़ तो उसने ये किया कि केंद्रीय सरकार जो होगी, एक उसने दरअसल 4 प्रकार की सरकार बनाई। केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, राजधानी की सरकार और सामुदायिक सरकार। तो जो केंद्रीय सरकार थी वो पूरे देश के लिए थी, और केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, व्यवस्था कर दी गई। तो जबकि आप जानते हैं कि पूरे देश के लेवल पर डच भाषी लोगों की संख्या अधिक थी और फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या कम थी, किंतु समानता दी गई। डच भाषी लोगों ने फ्रेंच भाषी लोगों के लिए समानता का अधिकार दिया, तो ये बड़ी बात थी। और इस तरह से एक मिनट, हाँ, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या को समान किया गया, और कानून तभी बनेंगे जब दोनों भाषाभाषी मंत्रियों की सहमति हो जाएगी, दोनों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में वोट करेगा। और उसके बाद क्या किया गया, 2 क्षेत्रीय सरकारें बनाई गई, यानी फ्रेंच लोगों की एक अलग क्षेत्रीय सरकार और इनके लिए, डच लोगों के लिए अलग क्षेत्रीय सरकार। 2 क्षेत्र आपने पीछे आप देखेंगे, बेबीलोनिया और फ्लेमिश क्षेत्र। तो ये दोनों क्षेत्र, दोनों समुदायों के अलग अलग क्षेत्र थे। यहाँ पे क्षेत्रीय सरकारों का गठन किया गया।
उनको शक्ति दी गई, संविधान के अनुसार शक्ति दी गई, वो अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे। राजधानी के लिए एक अलग सरकार बनाई गई। जैसे आप दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली में दिल्ली क्या है, यूटी है। यूटी का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटोरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो। तो वहाँ के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। और तो ब्रसल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई गई, और ब्रसल्स में भी क्या किया गया, दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है। और केंद्रीय सरकार में चूंकि डच लोगों ने फ्रेंच लोगों की बराबरी का सिद्धांत स्वीकार किया था ना, इसलिए यहाँ भी फ्रेंच लोगों को डचों की बराबरी का अधिकार, सिद्धांत बराबरी के अधिकार को मानना पड़ा। जबकि डच लोगों की संख्या काफ़ी कम थी राजधानी में, मगर उनको बराबरी का अधिकार दिया गया। और चौथा चीज़ क्या था, चौथा है सामुदायिक सरकार। यानी जैसे मान लो ये जर्मन भाषी लोग भी तो 1% हैं, तो जहाँ पर यदि कोई और अन्य भाषा भाषी लोग हैं, अन्य संस्कृतियों वाले लोग हैं, अन्य विविधताओं वाले लोग हैं, उनको ये अधिकार था कि वो सामुदायिक सरकार का गठन कर सकते हैं। तो एक तीसरे स्तर की सरकार की भी बात की गई थी कि वो जो है बना सकते हैं सामुदायिक सरकार। ठीक है। तो एक तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार बना सकते हैं। तो इस तरह से जो बेल्जियम का मॉडल था वो बड़ा दिलचस्प है और थोड़ा जटिल लग सकता है, मगर इस मॉडल ने बेल्जियम के जातीय तनाव को दूर कर दिया। तो बेल्जियम का संवैधानिक मॉडल क्या है, बेल्जियम का संविधान किस तरह से काम करता है, तो उसके 4 पॉइंट्स हैं। केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, राजधानी सरकार, सामुदायिक सरकार। तो इस तरह से बेल्जियम ने क्या किया है कि सत्ता की साझेदारी को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करके अपने यहाँ की जातीय तनाव को दूर किया और गृह युद्ध की स्थिति नहीं आने दी, देश में अशांति का माहौल नहीं बनने दिया। एक और देश का एग्जाम्पल दिया गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका का जातीय बुनावट कैसा था, श्रीलंका ने भी क्या बेल्जियम की तरह समझदारी का परिचय दिया, शायद नहीं। श्रीलंका को देखते हैं अगर हम, आपका पड़ोसी देश है ये श्रीलंका, हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। और इस श्रीलंका की स्थिति ये है कि वहाँ पे तमिल और सिंघली, वहाँ का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है और इनका जो है 74% है जनसंख्या में अनुपात। फिर तमिल लोगों का नंबर आता है। ठीक है, तमिलों का कुल जनसंख्या में 18% अनुपात है। तो सिंघली जो हैं, सिंघलियों का अनुपात है 74% और तमिलों का 18%, 18%। तो ये हैं। और ठीक है, तमिलों में 2 तरह के तमिल हैं, उससे बहुत नहीं लेना देना है हम लोगों को। दरअसल एक वो तमिल हैं जो श्रीलंका में ही रहते थे शुरू से, और वो तमिल हैं जो कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत से ले जाए गए श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने के लिए, जिनको हम गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते रहे हैं। बहुत सारे देशों में उनको ले जाया गया। तो इस तरह से वहाँ पे ये 2 समुदाय प्रमुख हैं। तो वहाँ पे स्थिति क्या बनी, किस तरह से, और देख लीजिए सिंघली भाषी लोग जो हैं वहाँ पे, उनका जो है बता रहे हैं, सिंघली भाषी लोगों का धर्म बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोग हिंदू या मुस्लिम हैं। ठीक, तो ईसाई लोग भी हैं, 7% हिस्सा उनका भी है। और ईसाई लोगों का भी जब जातीय बुनावट लिखने को दिया जाए तो ईसाई लोगों के बारे में भी बताइए, ठीक ना। सिंघली को बताइए, तमिल को बताइए, ईसाई लोगों के भी बारे में बताइए। उसके बाद हुआ क्या, श्रीलंका में तनाव का कारण क्या रहा। श्रीलंका में 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आंसर एक होता है श्रीलंका में तनाव का कारण क्या था, जातीय तनाव का कारण क्या था।
या तमिलों में बेगानेपन का कारण क्या था, या श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण क्या था, तो वो चीज़ आगे अभी आएगी। अभी दो बात केवल करते हैं कि तमिलों में बेगानेपन का कारण क्या था या श्रीलंका में जातीय तनाव का कारण क्या था। तो 48 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। अब सिंघली नेता बहुसंख्यक थे, 74% थे, वो लोग अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे अपनी तो जो ही अभी आप लोग सिविक्स में ही पढ़ रहे थे जो लास्ट लेसन चल रहा था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है भाई, बहुमत का शासन या अल्पमत का सम्मान। अल्पमत का सम्मान। तो ये लोग समझ नहीं पाए। सिंघली लोगों ने क्या किया, बहुसंख्या के बल पर प्रभुत्व जमाना चाहा शासन पर। तो फिर उन्होंने कुछ कदम उठाए सिंघलियों ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके लिए तैयार हो सकता है, सामने आ सकता है कि सिंघलियों ने अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, और सिंघलियों के प्रभुत्व कायम करने वाले कदमों ने ही तमिलों के अंदर बेगानेपन के भाव को पैदा कर दिया। तो एक कानून बना, सिंघलियों ने एक कानून बनाया, सिंघलियों की सरकार थी। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया गया और सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक, फिर क्या हुआ, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी लागू कर दी गई। ठीक है, सिंघली भाषाभाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, सिंघली भाषा राजभाषा होगी, नौकरियों में और यूनिवर्सिटीज़ में सिंघली भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। और एक कदम उठाया गया, संविधान में यह प्रावधान किया गया कि बौद्ध धर्म जो है वही सरकारी धर्म होगा। सिंघलियों द्वारा उठाए गए इन कदमों के कारण तमिलों के अंदर बेगानेपन का भाव पैदा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से नाराजगी बढ़ी उनके अंदर, ये लगा कि ये शासन उनका नहीं और उनके प्रति ये बेगाना है और ये केवल सिंघलियों के पक्ष में कार्य कर रहा है। तो उन्होंने जो है उन्हें लगा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना संगठन बनाना शुरू किया, उन्होंने कुछ मांगें अपनी रखी। ठीक है, उनके संबंध बिगड़ते चले गए और मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, अपने अधिकारों की मांग के लिए उन्होंने क्या किया, तमिलों की मांगें क्या थी। और जब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि गृह युद्ध का कारण क्या था, श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया अंततः, गृह युद्ध का कारण क्या था, तो कारण यही था कि सिंघलियों द्वारा अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण श्रीलंकाई तमिलों में बेगानेपन का भाव पैदा हुआ। श्रीलंकाई तमिलों ने अपने लिए कुछ मांग की जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। श्रीलंकाई तमिलों ने क्या क्या किया, पहली बात तो अपनी राजनैतिक पार्टी बनाई, दूसरी बात तमिल भाषा को स्वायत्तता देने की मांग की, तमिल भाषा को राजभाषा बनाने की मांग की, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर के लिए उन्होंने संघर्ष किया, मांग की। किंतु सरकार ने क्या किया, उसको नकारा, लगातार नकारा। ठीक है, तो इस तरह से तमिलों ने अपना संगठन बनाया, तमिलों ने तमिल को राजभाषा बनाने की मांग की, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की, स्वायत्तता मतलब होता है अपने लिए अधिकार की मांग की जहाँ पे तमिल लोग रह रहे थे, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग की, तमिलों के आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता की मांग की कि हाँ वही चीज़ क्षेत्रीय स्वायत्तता। और इस तरह से उन्होंने अपने लिए मांग की कि हमको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। किंतु सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन सब मांगों को अनसुना कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो गया और गृह युद्ध हो गया। ठीक है,
इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे फिर।